नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराना चाहता हूं जो एमएलसी हैं और विधान परिषद में जिन्होंने हंगामा काट रखा है। पार्टी छोटी है, पार्टी है बड़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश में छोटी है। लेकिन व्यक्ति अपने वजूद से बड़ा होता है, अपने तेवरों से बड़ा होता है। आप उनकी शक्ल देख के ये मत सोचिएगा कि वो छोटे हैं इसलिए, लेकिन छोटे हैं और तीखे हैं। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह की, जो एमएलसी हैं और आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। शुक्रिया दीपक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। और आपको लोग जो है देखकर पहली नज़र में मानते नहीं है कि आप एमएलसी हैं। आप जब बने थे एमएलसी तो बड़ा हाउस में ये था कि एक नौजवान आ गया है। आपको कैसा लगता था जब आप आए थे बिल्कुल यंग टाइप के एमएलसी? मेरे लिए कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ थी। मैं तो ब्लॉक प्रमुख स्तर का राजनीति करता था, लेकिन मेरे लिए बड़ी थी। बड़े लोगों के बारे में सुना था, उनके बीच में आके शुरू में थोड़ा हिचकिचाहट हुई, लेकिन मुझे कई बार मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, एक कमेटी का दिल्ली में रेलवे की बोर्ड में चेयरमैन रहा। तो उस नाते मैंने अपने आप को पहले दूसरे दिन से उसमें एडजस्ट कर लिया। अब अच्छा लगता है। सरकारों को पहले भी घेरा था, आज भी घेरता हूँ। मुझे लगता है अपने ट्रैक पे हूँ और अपने काम को सही ढंग से कर पा रहा हूँ। दीपक भाई, आपके परिवार में राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं थी, आप अचानक राजनीति में कैसे आ गए? एक इत्तेफाक था। हमारे एक मित्र थे शुक्ला जी, उनका मन था कि कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बनने का। उनकी पैरवी में गया था। उनकी पैरवी के चक्कर में मैं खुद फंस गया। वो दोनों काम करते हैं, राजनीति भी करते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे, प्रधान भी रहे, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे, लेकिन मैं सिर्फ नेता बन के रह गया। तो मुझे लगता है उनके चक्कर में मैं इस राजनीति में फंस गया। मैं तो खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन खिलाड़ी की बजाय आज यहाँ पर हूँ। तो लेकिन दीपक भाई, देख के आपको अभी भी लगता है खिलाड़ी? आप एकदम स्लिम ट्रिम, जीन्स शर्ट, मतलब जो नेताओं के परंपरागत कुर्ते पजामे खादी वाले, मतलब दूर से देख के आता है कि नेता आ रहा है पुलिस वाले की तरह। आप थोड़े यंग, बिल्कुल हीरो टाइप के रहते हैं। तो ये आपकी यूनिफॉर्म पे कभी कोई कुछ कहता है आदमी कि आप यंग से बिल्कुल? निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल जी भी टोकते हैं शुरू में, और कई बार मुझे इसकी लगी। लेकिन मैं मानता हूं कि व्यक्ति की पहचान कभी कपड़े से नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति की पहचान अपने काम से होनी चाहिए। जैसे आपकी पहचान है, आप भी अन्य पत्रकारों की तरह नहीं रहते, लेकिन आपकी अपनी पहचान है। जो पत्रकारिता का धर्म है उसका निर्वहन करते हैं। मैं भी सोचता हूँ वस्त्र से ज़्यादा विचारों से अपनी बात को रखा जाए। जो आपके पास अधिकार है उसको रखा जाए, उससे पहचान मिले तो मुझे लगता है बेहतर होगा। दीपक जी, हाउस में आपकी पहचान जो है वो एक तीखे सवाल पूछने की है। आप लगातार सवाल पूछते हैं हाउस में। कितने सवाल पूछ चुके होंगे आप अब तक? शायद इसका तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने स्वभाव बनाया। मित्रों में मैं व्यवहारिक तौर पर रहता हूँ। जो मेरे अपने जानने वाले लोग हैं उनसे मैं झुक के मिलता हूँ। लेकिन जहाँ कोई अहंकार की बात करता है वहाँ मैं उनसे टाइट होता हूँ। सरकार से पहले स्लॉट में पूछता हूँ प्रश्न, या कोई भी और किसी नियम में सवाल पूछता हूँ। अगर जवाब सही ढंग से आता है तब मैं अपने स्वर को धीमा रखता हूँ। लेकिन अगर जवाब में सरकार टाल मटोल करती है तो अपने स्वर को तेज करता हूँ, अपने आप को उनके प्रति आक्रामक दिखने की कोशिश करता हूँ। और ये ईश्वर कृपा है, मेरे सहयोगियों का बड़ा सहयोग रहता है। प्रदेश में घूमता भी रहता हूँ, जिस कारण मानता हूँ कि मैंने विधान परिषद में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे हैं। इस बात का मुझे लगता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है और सहयोगियों का सहयोग भी है। तो अभी तक हर हाउस में चाहे कोई नियम हो या तारांकिक अतारांकिक प्रश्न हो, मैं पूछता हूँ और संतोष होता है कि सरकार घिरती है, सरकार के लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे मेरे प्रश्न जो प्रश्न संदर्भ समितियां हैं उनको ट्रांसफर हुए हैं, मेरी खुद की समिति जो देखता हूं उसमें ट्रांसफर हुए हैं। तो मुझे लगता है सरकार से जो विपक्ष का जिम्मेदारी बनती है सवाल पूछने की, उसे घेरने की, उसका निर्वहन मैं अपने नेताओं के आशीर्वाद से, सहयोगियों के आशीर्वाद से कर पाता हूँ। सरकार मानती है कि आप बड़े खुराफाती विधायक हैं, मतलब आप जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ के खुराफात लाते हैं। आपको कोई मैनेज करने की कोशिश नहीं करती सरकार? हम सावरकर थोड़ी ना कोई मैनेज कर लेगा। हम तो नेहरू गांधी के साथ चलने वाले लोग हैं। जेल गए तभी मैनेज नहीं हुए। तो मैनेज करने वाले जो अभी जिनकी परंपराएं मैनेज वाली हुई थी, जिन्होंने माफ़ी मांगकर पेंशन ली थी, तो उस परंपरा का वाहक नहीं हूँ मैं। नेहरू गांधी पटेल का ध्वजवाहक हूँ, कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ। तो कोशिश करने वाले पहले हारे हैं, अब तो हिम्मत भी नहीं पड़ती सामने बात करने की, किसी कोई बात भी कर ले इस मुद्दे पर। आपकी बातचीत में बार बार सावरकर को ले आते हैं। सावरकर क्रांतिकारी थे, देश के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। आप लोग पता नहीं कि वो जो महापुरुष हैं देश के, उनको कलंकित करने के लिए आप लोग नई फिलॉसफी निकाल लाते हैं। दो सावरकर को देश जानता है। एक सावरकर जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने 1905 में, 1911 में क्रांतियां की, जेल गए, उन सावरकर को हम भी पूछते हैं, पूरा देश पूछता है। लेकिन जिन सावरकर ने माफी मांगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो का विरोध किया, अंग्रेजों से पेंशन ली,
उस सावरकर के लिए दिल में जगह नहीं है। ये मानते हैं कि वो दूसरी परंपरा थी जिसका निर्वहन आज भारतीय जनता पार्टी करती तो है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी जो हैं वो सावरकर को नहीं मानेंगे और महाराष्ट्र के कांग्रेसी सावरकर को मानेंगे, ये दो बातें एक संग कैसे हो सकती हैं? महाराष्ट्र के कांग्रेसी तो कभी सावरकर का विरोध नहीं करते क्योंकि महाराष्ट्र में वो इंपॉर्टेंट आदमी हो जाते हैं। मुझे लगता है अगर कोई किसी प्रांत का व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन से प्रभावित हो जाए, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि कभी किसी भी लालच में, कभी किसी फायदे में किसी व्यक्ति को नहीं खड़ा होना चाहिए। ये नेहरू गांधी की पार्टी है। नेहरू जी अगर सोचते हैं कि हमारे कपड़े पेरिस में धुले जाते हैं, हर गेट पर गाड़ियां लगती हैं, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के सबसे बड़े बाप के बेटे थे, तो हम शायद आज गुलाम होते। तो मुझे लगता है ये गुलाम मानसिकता है, चाहे हमारी पार्टी को, चाहे कोई बाहर का हो। तो आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी का, गांधी परिवार की फैमिली है, वो कहते हैं, वो विपक्ष कहता है कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, एक परिवार की पार्टी है, बस उससे ऊपर आप लोग निकल ही नहीं पाते। अभी तक गांधी परिवार के कुछ चुनिंदा लोग अध्यक्ष हुए हैं, और जब जब भी हुए हैं, सोनिया गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, पूरा देश धरने पर था। राहुल गांधी जी हैं, हमारे पास एक ऐसी ब्रांड है प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने 20 वर्ष इंतजार किया। 20 वर्ष तक पूरा देश कहता रहा प्रियंका गांधी जी राजनीति में आए। वो अमेठी रायबरेली के बाहर नहीं गई, और अमेठी रायबरेली भी इसलिए गई, उनकी माँ और उनके भाई से लड़ते थे। तो हम कहाँ से परिवार वाले हुए? हमारे ऐसे आज भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, या किसी अन्य पार्टी को देख लीजिए, प्रदेश पार्टियां हैं, उनके बेटे भी हैं, नाती भी हैं, भाई भी हैं, भतीजे भी हैं। यहाँ पर तो सिर्फ एक व्यक्ति पार्टी में नेता होता है, दूसरे। अगर आज राहुल गांधी जी कांग्रेस किसी पद पे नहीं है, तब भी कांग्रेस पार्टी में देश में अगर देखिए सबसे ज्यादा डिमांड राहुल गांधी की है। राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रखर विरोधी हैं, और अकेले व्यक्ति हैं जो सरकार को जवाब देते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। तो कहाँ हमारी पार्टी में दीपक भाई, नेट पे डालिए राहुल गांधी निरा पप्पू पप्पू लिख के आ जाता है, आप कह रहे हैं देश के नेता हैं, वो पूरी बीजेपी कहती है तो पप्पू है। सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में राहुल गांधी जी ने कैसे राजनीति की जाती है, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, उसको वहां करके दिखाया था। और हिंदुस्तान में, अमेरिका में क्या किया था? हम हिंदुस्तान में जहां पर मैंने सुना है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे कंपनी में नौकरी करते थे जो लोगों के राजनीतिक काम को देखती थी। अब आप देखिए, इस देश में पूरा देश नौजवान राहुल गांधी के साथ तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा था। जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, कुछ चंद घराने मीडिया के थे जो मालिकान, जिनके सीधे संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोगों से रहे, जिनके बिजनेस पार्टनर के लिए बहुत सारे लोग रहे, उन्होंने एक माहौल तो बनाया। लेकिन आज देश में क्या है? आज देश में माहौल उनके उलट हो गया है, उनकी चलती नहीं। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि उनको कोई देखता नहीं, जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, और आपके फोरम पे इस बात कहता हूं कि कोई चैलेंज कर ले, नरेंद्र मोदी जी ने कहां कहां झूठ बोला है, देश गुमराह किया है, और राहुल गांधी देश सामने किया है। एक भी झूठ, राहुल गांधी जी का एक भी झूठ, राहुल गांधी जी का एक भी हल्कापन अगर कोई साबित कर दे, मैं उसके साथ खड़ा होकर इसका नारा लगा दूंगा, अन्यथा उस बात को स्वीकार कर ले। मोदी दीपक भाई कहाँ तुलना कर रहे हैं? मोदी जी इंटरनेशनल लेवल के नेता, मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति उसे सलाम करता है, प्यार से बात करता है, सम्मान करता है। कहाँ राहुल गांधी? मतलब अब तो उनकी पार्टी में भी उनकी स्वीकारता कम होती जा रही है, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर कपिल सिब्बल तक आपकी पार्टी के तमाम नेताओं पर सवाल करते हैं। कहाँ तुलना कैसे कर सकते हैं आप? ये हमारे देश का जो हमारा धर्म ग्रंथ में पढ़ा है और इतिहास में भी देखा है, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण रावण से लड़ने गए थे, तब भी विभीषण थोड़ा चिंतित हुए थे। उन्होंने कहा था, रावण रथी व्रत रघुवीरा देख विभीषण भय धीरा। तब भी लगता था रावण बड़ा विशाल काय है, बड़ा शक्तिशाली है, और कहाँ ये दो वनवासी जिनको रावण वनवासी कहता था, कैसे जीत पाएंगे? लेकिन इतिहास सामने है, हमारा रामायण सामने है। तो इतिहास और धर्म ग्रंथ अपने आप को दोहराते हैं। आज भी देश उसी स्थान पर खड़ा है जहां पर कभी दुर्योधन खड़ा होता था, जहां पर कभी कंस खड़ा होता था, जहां पर कभी रावण खड़ा होता था। आज हमारे देश की राजनीति भी उसी दिशा में खड़ी है, और परिणाम भी वही होंगे जो उस काल के हुए थे। दीपक भाई, आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते करते आ गए राम और रामायण पे। बीजेपी आपको अपने घेवे में ले आई, आजकल आपको भी राम और रामायण याद आने लगे हैं। सदैव हम राम को ही पूछते हैं, हम इंसान हैं, हम हर भगवान को मानते हैं, और सारे धर्म, हम तो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे सनातन धर्म में कही जाती है। हमारे धर्म की सीमाएं नहीं है, हमारे धर्म व्यक्ति के आधार पर नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जब नहीं थे, धर्म नहीं था, तब भगवान श्री राम नहीं थे, रामायण नहीं होती थी, अयोध्या नहीं होती थी? ये तो ठेकेदार है ना, ये तो उनके नाम पे धंधा करते हैं। आप तो विरोध करते थे, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, आप तो बाबरी मस्जिद के पक्ष वाले खड़े होने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी वसूलों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर रहती है। कांग्रेस पार्टी सदैव कहती थी जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसे मानेंगे।
कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश ने माना। भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी कहां से आ गई? किस बात की ठेकेदारी? ये है क्या? लेकिन ठेकेदारी तो आपने शुरू करी थी, शिलान्यास आपने कराया था, ताला आपने खुलवाया था। आपका गेम जो आपने खेला था, उस गेम के मास्टर बीजेपी बन गई। आग तो कांग्रेस ने लगाई थी वहां पे। ये मुद्दा पूरे देश में मजबूती के साथ अपने बड़े ढंग से लोग लड़ रहे थे। जो उस समय की समसामयिक चीजें थी, क्या पूजन कोई गलत था? जो जब जिस चीज जरूरत रही, हमने उसे राजनीति के आईने से नहीं देखा। देश कहां सुरक्षित है, देश का लाभ कहां है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ तब भी थी, आज भी है। अगर हमें अपने उसूलों समझौता करना होता तो हम सरकार में होते। कांग्रेस पार्टी ने कभी उसूलों समझौता नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने न कभी जाति आधारित न धर्म आधारित कभी राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान में चीजें हैं, संविधान में जो हमारे पन्ने हैं उसको पलटिए, उसमें सारे महापुरुषों के फोटोज हैं, देवी देवताओं की फोटो हैं। तो संविधान बनाने के समय तो भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं, तब तो अंग्रेजों के साथ खड़े हुआ करते थे इनके जो पूर्वज थे। तब भी तो हमने यही बात की थी, तब तो धर्म की बात नहीं होती थी ना। अगर आपकी पार्टी इतनी अच्छी थी दीपक जी, तो वो सिकुड़ती क्यों चली गई और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्यों बन गई? आज भी ब्रांडे के आप कहीं पूछ लीजिए, हर आदमी कहता है कि भाजपा सबसे मजबूत स्थिति में है। भाजपा का नेता लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं। आपके नेता राहुल गांधी जब आंदोलन होता है तो विदेश छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो आप कैसे मुकाबला कर लेंगे भाजपा का? इसलिए कर लेंगे कि हमारे दो सांसद नहीं है। ये जिसको आप बड़ी विशाल पार्टी कह रहे हैं, इनके कुछ मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम श्रीलंका में लड़ेंगे, पाकिस्तान में लड़ेंगे, नेपाल में लड़ेंगे, तो उनके अपने विचार हो सकते हैं। हाँ, हम ये वो पार्टी है जो दो सांसद से बढ़ के यहां तक आई है। और आप बताओ, जब 2012 का विधानसभा चुनाव हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत में सरकार थी, तो लगभग 300 के आसपास हमारी पार्टी की जमात जब्त हुई थी और लगभग 10-15 कम इनकी पार्टी जमात जब्त हुई थी। हम लगभग 30 सीट जीते थे, लगभग 45 सीट जीते थे। तो इस समय है, समय का चक्र है, समय का चक्र चलता है। दीपक भाई, कोई इंसान क्या था इससे बात नहीं होती, क्या है इस पे बात होती है। वर्तमान में भाजपा आसमान पे और आप बिल्कुल धरातल पर हैं। और आपकी मजबूती का यह आलम यह है कि अमेठी तक में जो राहुल गांधी अपना बहुत बड़ा गढ़ कहते थे, वहां पे एक स्मृति ईरानी ने आकर हरा दिया। आपका अपना गृह जनपद है, वहां पे राहुल गांधी नहीं जीत पाए, तो उत्तर प्रदेश में तो उनकी हैसियत वैसे ही खत्म हो गई। निश्चित रूप से उस दौर में भी कहा रावण रथी, रथ पे हैं, हम जमीन पे हैं, जमीन से लड़ेंगे इनसे। हो सकता है हम अमेठी हारे हों, किन कारणों से हारे, बड़ी चर्चा उस पर होगी तो समझ में आएगा। झूठ से हारे और उस अमेठी में हारे। संजय जी, आप तो प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, आप सर्च करिएगा। अमेठी हिंदुस्तान की ऐसी लोकसभा है, जब वहां पर राजीव गांधी गए थे तो वहां पर ऊसर हुआ करता था, कहावत भी थी, अमेठी का ऊसर और तिलोई का ताल, कुछ नहीं था। आज अमेठी ऐसी लोकसभा है जहां पर लगभग 150 फैक्ट्रियां हैं, नवरत्ना कंपनियां हैं, HL, BHL, उड़ान यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, कई सारे हॉस्पिटल, कई सारे नेशनल हाईवे, 12 स्टेट हाईवे, वहां 6 नेशनल हाईवे राहुल गांधी ने बनवाया। भेल है वहां पर, HL है वहां पर, गन फैक्ट्री वहां पर, IIIT वहां पर। तो विकास के पैमाने हमने शुरू किए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रोपोगंडा किया, प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े दावे किए, सरकार ने हमें घेरा वहां पे झूठ के साथ। और सबसे बड़ा सच कि जिस तरह से प्रलोभन दिया, लोगों को धमकाया गया, 20-20 हजार, आप पूछिए 20,000 क्या है अमेठी में, तो लोग बता देंगे 20,000 खेल क्या है। पूछिए 1 लाख इनको मिला था, बता देंगे इनको 1 लाख मिला था। मूवमेंट रोके गए। लेकिन आज जाके देखिए, सांसद कमेटी घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती। अमेठी छोड़कर स्मृति ईरानी भागने वाली है, वो सुल्तानपुर की बात करती हैं, कभी वो फैजाबाद की बात करती है, भागना चाहती हैं। इतिहास ने अपने आप दोहराया है। रायबरेली भी इंदिरा जी हार गई थी, एक जो नेता जीते थे उनसे लोग विकास की बात करने गए, उन्होंने अपशब्द कहे थे, यही अपशब्द स्मृति ईरानी जी यूज कर रही हैं। तो हम मानते हैं, हम अपनी हार को स्वीकार करके मजबूती से खड़े हैं और इस दम के साथ खड़े हैं कि जितना भी खोया सम्मान था फिर से वापस करेंगे। अमेठी तो वापस करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश छीनेंगे। आप कह रहे हैं अमेठी वापस करेंगे, बीजेपी कह रही है आप तो रायबरेली भी छीन जाएगी अगली बार। रायबरेली में भी आपकी पोजीशन खराब हो रही है, बीजेपी कह रही है। एक डायलॉग था संजय भाई, राजकुमार की फिल्म का, कि अगर उसे कहीं भूल से कोई बटेर का शिकार कर ले तो शिकारी नहीं हो जाता है। तो लग गया, हाथ में बटेर लग गया था, शिकारी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 1 साल के बाद में हैं। संगठन की स्थिति आप भी जानते हैं बहुत कमजोर है। आप ये मत कहिएगा कि आप अपने दम पे लड़के सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। गठबंधन किससे करेंगे? संगठन की स्थिति कमजोर थी। हमारे बीच में जो हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको
2007 का विधानसभा इलेक्शन याद होगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 22 सीटें थी। तब हमारी जो जनरल सेक्रेटरी है प्रियंका गांधी जी, वो अमेठी रायबरेली की प्रभारी हुआ करती थी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था संगठन सृजन का, न्याय पंचायत बनाई, ग्राम सभा बनाई, बूथ कमेटी बनाई और पूर्वा प्रभारी बनाए, जिसके दम पर उत्तर प्रदेश की 22 सीट वाली कांग्रेस के पास 7 सीटों का हिस्सा अमेठी रायबरेली का था 10 सीटों में से। वो संगठन उत्तर प्रदेश में बन चुका है, न्याय पंचायत गठन हो गया है, ग्राम सभा गठन हो गया है, हम पूर्वा प्रभारी गठन करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी ये किसान आंदोलन जो प्रियंका गांधी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, उसके बाद वो जनपद स्तर पर ग्राम सभा अध्यक्षों और पूर्वा प्रभारी की ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं। और ऐसे नहीं, वो हम बाकायदे उनको पहली बार, हम इस बात को मानते हैं कांग्रेस पार्टी ने दिल से काम नहीं किया था। 30 वर्ष से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी, उसके पहले लोग काम नहीं करते थे, इधर सत्ता में जाने के बाद लोगों ने काम नहीं किया। तो हमने काम किया है, मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लड़ इसलिए, आप देखिए जब कोविड था तो उत्तर प्रदेश के सारे राजनीतिक दल के दफ्तरों में ताले बंद हो गए थे। सिर्फ सरकार कुछ करती हुई इश्तिहारों विज्ञापनों में दिखाई पड़ती थी और कांग्रेस के लोग जेल जा रहे थे, रसोई चला रहे थे, मदद पहुंचा रहे थे, पीड़ितों को बस दे रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोगों को घर भिजवाने काम कर रही थी, कांग्रेस पार्टी लोगों को टिकट दे रही थी। तो लोगों के दिल में हमने जगह बनाई है, प्रियंका गांधी लोगों के दिल में जगह बनाई है, जो दिखाई नहीं पड़ रही है सरकार। अच्छा, आपने कहा प्रियंका गांधी के आने के बाद इतना एक्टिव हुआ, राहुल गांधी बढ़िया नेता है या प्रियंका गांधी बढ़िया नेता है? प्रियंका गांधी जी खुद कहती हैं कि राहुल गांधी उनके बड़े भाई हैं और वो राहुल गांधी से बहुत कुछ सीखती हैं। आपकी नज़र में कौन ज़्यादा बेहतर नेता है? जो प्रियंका गांधी कहते हैं उसे मानते हैं, मतलब राहुल गांधी बड़े नेता है। प्रियंका गांधी खुद कहती हैं कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे भाई हैं, और खुद प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है उसमें आप कांग्रेस का बहुत दमदारी से विरोध तो करती नहीं है, नजर नहीं आती है आप लोग। आप उठा के देखिए, सबसे ज्यादा मुकदमे किस पे हुए? कांग्रेस पार्टी पे हुए। जेल कौन गया? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जेल गया। कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं पर आज भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। मैदान में कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। सदन का इतिहास उठाकर देख लीजिए। आपने पहले स्लॉट में कहा सबसे ज्यादा सरकार को किसने घेरा है विधान परिषद में? कांग्रेस पार्टी ने घेरा है। विधानसभा में तीखे सवाल कांग्रेस पार्टी पूछती है, सड़क पर कांग्रेस पार्टी लड़ती है। ये अलग बात है कि अभी हमारी ताकत चूंकि 30 वर्ष से उत्तर प्रदेश में नहीं थी, लोग थोड़ा सा कम आंक जरूर रहे हैं, लेकिन 2 महीने धैर्य रखिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ी। वो बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ के कांग्रेस को थोड़ा कर रही है क्योंकि धरातल में कांग्रेस है नहीं, थोड़े वोट बढ़ जाएंगे कांग्रेस के नाम पर। संजय भाई, जिस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं उसकी 2-3 तरह चर्चाएं होती थी। जब पहले भारतीय जनता पार्टी आई तो लोग कहते थे हिंदुओं की पार्टी है, लोगों को गलतफहमी हो गई। फिर थोड़ा सा इसका दायरा कम हुआ, सवर्णों की पार्टी हुई। अब तो भारतीय जनता पार्टी केवल एक जाति की पार्टी है, कहां से मुकाबला कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी कौन सी जाति होगा? हर जाति का आदमी वहाँ पे मौजूद है। आप अल्पसंख्यक छोड़ दो, मुस्लिम बस थोड़े बहुत कम है, वरना हर जाति है वहाँ पे। पिछड़ी जाति वहाँ पे, ऊंची जाति वहाँ पे, बनिया जाति वहाँ पे, कायस्थ वहाँ पे। आपकी पार्टी में हो सकता है, बीजेपी में ऐसा कौन सी जाति यहाँ पे नहीं मौजूद हो? देखिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी वो अलग अलग जातियों का दम भरती थी, लेकिन वो प्रदेश जानता है। और आज भारतीय जनता पार्टी किस जाति की राजनीति करती है, किस जाति पे काम करती है, और ये पब्लिक परसेप्शन में है किस जाति की पार्टी है, बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा बताइए, आप बहुत लोकतंत्र की बात करते हैं, सदन के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि आप तो बड़े हर बात कहते हैं जहाँ लोकतंत्र खत्म होगा हम खड़े होंगे, आपके हाउस में पहली बार मीडिया को घुसने नहीं दिया गया। मीडिया का आप लोग चुप रहे। आपसे तो उम्मीद थी कम से कम कांग्रेस तो बोलती कि पत्रकारों को तुम प्रतिबंधित कर दे रहे, मीडिया को रोक दे रहे हो। विधान परिषद में जब जब भी पत्रकारों पर कोई घटना घटी है, मैंने उठाया है। हमारे आज भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चीजें अंकित हैं, चाहे मऊ घटना रही हो, गोरखपुर घटना रही हो, नून रोटी घटना रही हो, पत्रकार विक्रम जोशी घटना रही हो। और धैर्य रखिए, बस मंगल तक मैक्सिमम 2 से 3 दिन में सदन शुरू होने के बाद आज तक किसी भी मीडिया के संदर्भ में कार्यस्थगन नहीं आया है, काम रोको प्रस्ताव नहीं पेश हुआ है। जिस तरह से सरकार अहंकार कर रही है, कुछ चुनिंदा 4-6 मीडिया घरानों को मैनेज करके जिनके कलम चलनी चाहिए, उनकी कलम पर पाबंदी लगाने के लिए मीडिया को सदन से दूर रखा है। तर्क से, आंकड़ों के साथ इस बात को उठाऊंगा और ये पूछूंगा, क्या जो हिटलर कहता था कि कलम पर पाबंदी लगा दो, बंदूकें खामोश हो जाएंगी, आंदोलन खामोश हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा। जब तक कांग्रेस पार्टी है सदन में, जब तक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस के नेता के रूप में उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, तब तक
इनके सिर्फ मीडिया घरानों की नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश का जो पत्रकार जिनकी कलम आजाद थी, कांग्रेस पार्टी उनकी आजाद कलम के साथ खड़ी होगी, ये दिखाई पड़ेगा। दीपक जी, जितने पत्रकारों पर मुकदमे हुए, रिकॉर्ड बन गया उत्तर प्रदेश में, कभी इतने मुकदमे नहीं हुए, लेकिन आप लोगों ने बयानबाजी तक सीमित रखा, आप उन पत्रकारों के साथ खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं कांग्रेस ने कहा कि पत्रकार हैं अगर हैं वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, इतने सामर्थ्य वाले नहीं हैं, तो उन सबके मुकदमे बड़े वकील से कांग्रेस लड़वाएगी। आपके पास तो अभिषेक मनु सिंघवी से, कपिल सिब्बल से, आप एक मैसेज तो देते कि भाई पत्रकार पर उत्पीड़न हुआ तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल लड़ेंगे, अभिषेक मनु सिंघवी लड़ेंगे। आप लोग केवल बयान देते हैं, पत्रकार बेचारे पे जो खबर लिख रहा है उसके मुकदमे हो जा रहे हैं, उसकी जांचें हो जा रही हैं। संजय भाई, दिक्कत तो यही है ना, हमें लोग समझते हैं हमारे पास रथ नहीं है, हमारे पास अच्छे वकील हैं। मैंने मऊ घटना का जिक्र किया, मऊ की पत्रकार पर कलेक्टर ने मुकदमा करवाया था, उसका मुकदमा सलमान खुर्शीद साहब लड़ रहे हैं। जो हमारे पास आता है, छोटा समझ के आता है, हम उसके लिए बड़ा वकील करते हैं। और आपका भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिस भी पत्रकार पर लगेगी कांग्रेस पार्टी की जरूरत है किसी भी तरह से, चाहे वकील हायर कराने की, सदन में उठाने की, या किसी प्रकार की मदद की, कांग्रेस पार्टी साथ है। प्रियंका गांधी जी का इस पर संदेश भी है कि हम उनके साथ खड़े होंगे। एक आखिरी सवाल, आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की थोड़ी बहुत भी संभावना है 2022 में? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इसकी 100% संभावनाएं हैं। तर्क के आधार पर, जो हमारे कार्यक्रम है उसके आधार पर, 30 साल में जब से कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, उत्तर प्रदेश बेहाल है, इसके प्रमाण हैं। अगर किसी सरकार से पूछिए तो 2 सरकारें बसपा और सपा की मिलकर दिल्ली से जो सड़क आगरा होकर लखनऊ आती है, उसके अलावा अपने विकास को कोई पार्टी बता नहीं पाती। भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है, बेहतरीन सड़कें बनाई हैं, बेहतरीन फैक्ट्रियां बनाई थी, जितने भी बड़े हॉस्पिटल स्थापित हैं सब कांग्रेस पार्टी ने किया था, एक सैफई को छोड़कर। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं सब कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया था। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी। इन मुद्दों के साथ जाएंगे, उत्तर प्रदेश को बहाल करने के मुद्दे पर जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए, देवी देवता हमारे प्रदेश में पैदा हुए, कि ऋषि मुनियों का प्रदेश है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करके सरकार बनाएंगे। थैंक यू दीपक भाई। तो ये दीपक सिंह एक बड़ी घोषणा करी है उत्तर प्रदेश के मीडिया के से जुड़े हुए लोगों के लिए कि मीडिया का उत्तर प्रदेश में जिस तरह आपातकाल है, कभी ऐसा नहीं हुआ पिछले 25-30 सालों में कि पत्रकारों पे इतने मुकदमे हुए, उनकी जांचें करा दी हों। तो आज एमएलसी दीपक सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जिस पत्रकार को उत्पीड़न होगा, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी होगी, बड़े वकील कराएगी, और किसी भी कीमत पे लोकतांत्रिक तरीके से पत्रकारिता करने वाले लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मुझे लगता है इस नौजवान एमएलसी की ये तीखी बातें आपको पसंद आई होंगी। अपने विचार जरूर बताइएगा। थैंक यू।